नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 18 और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2। तो आपको पता है बच्चों हम ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम ध्वनि के बारे में पढ़ चुके हैं कि तरंगे किस किस प्रकार की होती है, कौन सी तरंग किस माध्यम में तो हमें संचरित होती है और हमें सुनाई देती है और कौन सी तरंग किस माध्यम में संचरित नहीं होती और हमें सुनाई नहीं दे पाएगी। आज हम पढ़ेंगे जो ध्वनि होती है ना बच्चों, उसका मात्रक क्या होता है, तो उसको हम डेसिबल में मापते हैं। मतलब आपसे पूछा जाए कि आप किस डेसिबल की ध्वनि सुनना पसंद करेंगे, ठीक है? तो कुछ डेसिबल तो ऐसे होंगे जो हमें सुनने में क्या है आनंददायक होंगे और अगर डेसिबल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो आपके सर दुखाने का कारण बन सकते हैं। तो चलो बच्चों हम थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए ध्वनि की प्रकृति, माप और गुणवत्ता। तो डेसिबल इसको हम डीबी ऐसे लिख सकते हैं। ध्वनि के स्तर का क्या है, मात्रक है। बेल नामक टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राम बेल के नाम पर रखा गया है। सामान्य व्यक्ति के लिए फुसफुसाहट की ध्वनि लगभग 30 डेसिबल की होती है और सामान्य वार्तालाप लगभग 65 डेसिबल पर होता है। जबकि जो एक जेट हवाई जहाज है ना बच्चों, जब वो उड़ान भरता है और आपको उसकी आवाज आती है ना हवाई जहाज की, तो वो कितने डेसिबल का होता है, 150 डेसिबल की उसकी आवाज होती है। 85 डेसिबल की ध्वनि से परे की ध्वनि अस्थायी रूप से हमारे सुनने की क्षमता को क्षति पहुंचा सकती है। ज्यादा समय तक इस तरह के शोर से हमारी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए प्रभावित हो सकती है। आपको पता है हम अगर हमेशा बहुत तेज आवाज के अंदर कुछ भी सुना करेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारे सुनने की जो क्षमता है ना बच्चों, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो तेज डेसिबल होता है ना बच्चों, वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं। और आपको पता है कि आप जब मध्यम मध्यम आवाज में गाने सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। लेकिन अगर वही बहुत तेज आवाज में बजाया जाए ना, तो आपका सर दुखने लग जाएगा, वो शोर जैसा महसूस होगा आपको, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यही अंतर है कम आवाज के अंदर, कम डेसिबल की आवाज में और बहुत तेज डेसिबल की आवाज के अंदर। तो देखिए, शोर से रक्तचाप मतलब बीपी बढ़ सकता है और तनाव पैदा हो सकता है। देखिए बच्चों, आपको दो क्या दिख रहे हैं, ग्राफ दिख रहे हैं। एक ग्राफ तो कुछ ऐसा 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 है, ये तो आपके शोर का ग्राफ है और ये एकदम प्रॉपर लयबद्ध है। तो ये क्या है, ये एक अच्छा सा संगीत है। ठीक है, तो यही अंतर है आपके शोर और संगीत में। शोर से क्या है, आपको तनाव पैदा होगा, बीपी बढ़ जाएगी, सुनने की क्षमता खराब हो जाएगी, बहुत तेज डेसिबल होता है। लेकिन संगीत कम डेसिबल का होता है और हमें क्या देता है, आनंदित करता है। तो देखिए बच्चों, संगीत, शोर व संगीत के बीच अंतर सातत्य से तय होता है। संगीत यादृच्छिक नहीं बल्कि ऐसी ध्वनियों का समूह है जो हमें आनंद देता है। यह ध्वनि और लय की गुणवत्ता को निर्दिष्ट करता है। शोर यादृच्छिक होता है और परेशान करता है, जबकि संगीत में ताल और लयबद्ध बारंबारता होती है। जैसे एक गाने में आप देखेंगे कि एक धुन एक निश्चित समय के बाद बार बार दोहराई जाती है। एक छंद के बाद गायक फिर से उसी धुन पर आ जाता है। अगर आप ध्वनि, दाब और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे तो आप पाएंगे कि यदि परिवर्तन एक निश्चित पैटर्न या एक निश्चित क्रम से हो तो ये संगीत मधुर सुनाई देता है और अनिश्चित क्रम में हो तो वो क्या है, वो शोर जैसा हमें लगता है। ठीक है बच्चों, इसके विपरीत शोर अनियमित तरह से बदलता रहता है और हमें शुद्ध करता है। दो ध्वनियां समान प्रबलता की हो सकती है। यह भी हो सकता है कि उनका तारत्व भी समान हो, पर उनकी गुणवत्ता या स्वरूप फिर भी अलग हो सकते हैं। इस तरह से हम सितार और गिटार से निकलने वाली ध्वनि में उसकी प्रबलता और तारत्व एक समान होने के बावजूद भी अंतर कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, सितार और गिटार दोनों के अंदर क्या होते हैं, तार होते हैं और दोनों तार के द्वारा बजाए जाते हैं, लेकिन दोनों की ध्वनि में अंतर है ना, यही क्या है, ध्वनि की गुणवत्ता होती है। देखिए बच्चों, ये आपके तानपुरा है, ये सरोद है, ये सितार है और आपको मालूम है इनमें अलग अलग क्या होते हैं, तार होते हैं। किसी में 5 होते हैं, किसी में 7 होते हैं, एक तारा में 1 होता है। इनको क्या है, ऊपर से कसा जाता है और आप हर तार को बजा के देखोगे ना, तो उनके अंदर अलग तरीके की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्या है, आपके तबले हैं, ढोल है, बांसुरी है, तुरई है, ढोलक है और सबके अंदर आपको पता है अलग अलग मधुर आवाज आती है। और कोई अच्छे से बजाने वाला नहीं हो तो ये मधुर आवाज किसमें बदल जाएगी, शोर में बदल जाती है। अब देखो बच्चों, कोई बांसुरी वादक होता है, इसके अंदर जो अलग अलग छेद है, बांसुरी वादक अलग अलग छेदों पे अपनी अंगुलियां रखता है और अलग अलग अंगुलियों को हटाता है। तो जैसे जैसे अंगुलियां हटाता है तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि भी बच्चों क्या होती है, अलग अलग उत्पन्न होती है। ऐसे ही
ढोलक बजाने वाला जब उस पे थाप देता है तो हमेशा वो बजाता तो हाथ से ही है, लेकिन हर थाप की क्या होती है, अलग आवाज आती है। क्यों? क्योंकि वो लगाए गए बल पे, कंपनों पे, इन पे निर्भर करती है। तो देखिए बच्चों, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? तो आपको पता है डेसिबल होता है। अलग अलग तरह की तरंगों का संचार यंत्रों में उपयोग, जैसे सोनार और रेडार में। अब देखो बच्चे, ये सोनार और रेडार क्या होते हैं? तो आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े जहाज जब समुद्र में चलते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि आगे क्या आने वाला है, कोई नीचे चट्टान है क्या, हमारा जहाज कहीं से टकरा गया तो जहाज के जब समुद्र होते हैं वहां पे इतने बड़े बड़े समुद्रों में बीच में तो कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। तो बच्चों, वो सोनार रेडार इनका उपयोग करते हैं। अब वो किस तरीके से उपयोग करते हैं, आओ हम पढ़ते हैं। देखिए, ध्वनि के गुणों का उपयोग सोनार तकनीक में किया जाता है। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। विद्युत चुंबकीय तरंगों की बजाय सोनार तरंगों का उपयोग इसलिए लाभकारी है क्योंकि समुद्र में पानी के विद्युत चालक होने के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगे अपनी ऊर्जा को जल्द ही खो देती है। इसलिए हम वहां पे विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग नहीं करते और हम किसका प्रयोग करते हैं? सोनार तरंगों का प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत सोनार तरंगे ज्यादा दूरी तय कर पाती है। अब देखिए, ये कोई शिप है, उससे सोनार तरंगे क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है। अब सामने मान लो कोई वस्तु आ गई, कोई बड़ी मछली आ गई, तो ये किरणें जब इस तरीके से निकलेगी ना और यहाँ पे जाएगी तो उससे टकराएगी। इससे टकराने के बाद क्या है, ये ध्वनि वापस इस तरीके से आएगी और ये उसको क्या है, कैच कर लेता है उस आवाज को और बता देता है कि इतनी दूर क्या है, कोई वस्तु है जिससे हम टकरा सकते हैं, और फिर जहाज क्या है, अपनी दिशा बदल लेता है। तो देखिए, सोनार की कार्य प्रणाली सतत वक्रों द्वारा प्रेषित लक्ष्य वस्तु सोनार तरंगों का तथा खंडित वक्र रेखाओं द्वारा परावर्तित सोनार तरंगों को दर्शाया गया है। देखिए, सक्रिय सोनार बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके दो महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। सबसे पहला तो होता है प्रेपी, जिसको ट्रांसमीटर कहते हैं, और दूसरा होता है संसूचक, जिससे क्या कहते हैं, डिटेक्टर। मतलब एक तो वो होता है जिसके द्वारा तरंगे प्रेषित की जाती है, भेजी जाती है, और दूसरा वो है कि जब वस्तु से तरंगे परावर्तित होकर वापस आती है तो उनको ग्रहण कर सके और बता सके कि लगभग कितना दूर कोई वस्तु है। तो देखिए बच्चों, एक प्रेपी होता है जिसमें एक सिग्नल जनित्र, एक शक्ति प्रवर्धक और एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है, और एक होता है संसूचक, जो कि केवल एक सिग्नल संसूचक अथवा अनेक सिग्नल संसूचकों का समूह हो सकता है। फिर देखो, तरंग द्वारा तय की गई दूरी प्रेषित से परावर्तक अथवा लक्ष्य वस्तु तक की दूरी से दुगनी होती है। अतः यदि पानी में ध्वनि का वेग v है तो लक्ष्य से दूरी कितनी हो जाएगी? d बराबर हाफ ऑफ v इंटू टी। ये उस दूरी का मान आ जाता है जहां t सोनार संकेत के प्रेक्षण और संसूचन के बीच लगा समय अंतराल है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए रडार। अब रडार का पूरा नाम क्या है? तो देखो, रडार का मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, का संक्षिप्त रूप ही क्या है? रडार है। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। वायुमंडलीय पिंडों और परिघटनाओं जैसे बादल, चक्रवात, बरसात की बूंदे आदि के अवलोकन के लिए और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए क्या काम में लिया जाता है? रडार काम में लिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे, आपको पता है, जब हवाई जहाज उड़ते हैं, अब आसमान के अंदर कोई ट्रैफिक पुलिस थोड़ी है कि इधर रुको, इधर जाओ, उधर जाओ, नहीं ना। तो वो कैसे पता लगा सकते हैं? तो रडार के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं कि मेरे से कितना दूर कोई और हवाई जहाज या कोई और एरोप्लेन या कोई और वस्तु है। ठीक है, तो विमान परिवहन नियंत्रण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? रडार का। जलयान नौचालन के लिए, सेना में उपयोग हेतु कि शीघ्र चेतावनी देनी है, रडार द्वारा लड़ाकू विमानों का पता लगाया जा सकता है। रडार सोनार के समतुल्य रेडियो तरंग युक्ति ही है। रडार में रेडियो तरंग वही कार्य करती है जो सोनार में क्या करती है? ध्वनि तरंग करती है। सोनार तो देखो जल के अंदर उपयोगी है, जैसे जहाजों के लिए, जबकि रडार क्या है? हवा के अंदर उड़ने वाली, जैसे आपका हवाई जहाज हो गया, एरोप्लेन हो गया, लड़ाकू विमान होगी, उनके लिए उपयोगी है। इसके अलावा आप मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, इन सब के लिए क्या यूज लेते हैं बच्चों? रडार काम में लिया जाता है। आगे देखिए, रडार प्रणाली के बुनियादी घटक कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है एक स्पंदन, मतलब जिसको पल्स कहते हैं,
स्रोत तथा एक एरियल युक्त ट्रांसमीटर जो रेडियो तरंगे प्रसारित करता है, जो तरंगे निकालता है, उसको पल्स या स्पंद कहते हैं। एक लक्ष्य जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, फिर जो तरंगे निकलती है वो कोई भी लक्ष्य है या कोई वस्तु है या कोई सामने कोई जीव आ गया, उनसे टकरा के वापस परावर्तित होती है। एक होता है ग्राही, जिस पर एक एंटीना लगा होता है, तथा कैथोड किरण नली जैसा एक प्रदर्श, वैसा ही जैसा टेलीविजन में लगा होता है। देखो ये आपका क्या है, रडार उत्पन्न करने वाली, रडार जो तरंगे निकालता है ना, वो है, ठीक है, पल्स। स्पंद जनित्र संप्रेषक है। इस यहाँ से क्या होती है, सामने कोई वस्तु आ रही है तो यहाँ से निकलने वाली तरंगे उससे टकराएगी, फिर उससे तरंगे वापस परावर्तित होकर आएगी, फिर इन किरणों को यहाँ पे क्या होता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है बच्चों, रडार के विभिन्न घटकों का सरल आरेख, मतलब स्पंदन जनित संप्रेषक होता है, फिर डुप्लेक्सर होता है, एक ग्राही होता है, और एक क्या होता है, प्रदर्श होता है, मतलब जिसके ऊपर हम देख पाते हैं। अब देखिए ट्रांसमीटर, तो रडार तंत्र में ट्रांसमीटर रेडियो तरंगों को उत्पन्न करता है और उन्हें प्रेषित करता है। रेडियो तरंगे सभी दिशाओं में जाती है। अगर कहीं कोई वस्तु होती है तो तरंगे उसके द्वारा परावर्तित हो जाती है। उन तरंगों को ग्रहण करने अथवा पकड़ने के लिए एक ग्राही होना चाहिए। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है जो कि प्रकाश के वेग से संचरण करती है। ठीक है बच्चों, भेजी गई रेडियो तरंगों में आने वाली परावर्तित तरंगों के बीच का समय अंतराल जो होता है वो बहुत कम होगा। अतः जैसे ही रेडियो तरंगों को माध्यम में छोड़ा जाता है, वैसे ही ट्रांसमीटर को बंद कर दिया जाता है और ग्राही को चालू कर देते हैं, जिससे कि प्रेषित तरंगे परावर्तित तरंगों पर न छा जाए और एक कमजोर परावर्तित तरंग को भी ग्राही द्वारा पकड़ा जा सके। मतलब एक छोटा सा परावर्तित तरंग भी आएगी तो वो उसको क्या है, पकड़ सके, ग्रहण कर सके। इसलिए हम किसको बंद कर देते हैं, ट्रांसमीटर को, ताकि और किरणें ये ना निकाले। ठीक है बच्चों, देखिए अगर थोड़े अंतराल तक कोई परावर्तित तरंग रिसीवर द्वारा न पकड़ी जाए, तब हम मान सकते हैं कि एक निश्चित दूरी तक कोई वस्तु अथवा लक्ष्य नहीं है। तब हम ग्राही को बंद कर पुनः संचारक को चालू कर सकते हैं कि थोड़े टाइम तक अगर कोई परावर्तित तरंग नहीं आती है तो हम ग्राही को वापस बंद कर देते हैं और ट्रांसमीटर को वापस चालू कर देते हैं। यह प्रक्रिया सोनार की भांति ही चलती रहती है और स्पंद प्रेषण कहलाता है। अगर पिंड दूर जा रहा हो तो परावर्तित तरंग की आवृत्ति ज्यादा होगी। यह प्रभाव ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कहलाता है। डॉपलर रेडार कहलाने वाले ऐसे रेडार केवल गति करते पिंडों का ही संचुसन कर सकते हैं। रेडार वायु परिवहन को नियंत्रित करने में उपयोग में लिया जाता है, चूंकि इससे अंधेरे में भी देखा जा सकता है। रडार बादलों के स्थानांतरण एवं वर्षा बूंदों के संसूचन को मॉनिटर कर सकता है। यह दूरस्थ जहाजों और बड़े जानवरों जैसे केल की उपस्थिति का संसूचन भी कर सकता है। इसके द्वारा हमारी ओर आती हुई या हमसे दूर जाती हुई वस्तु की गति का अनुमान भी लगाया जा सकता है। मौसम विज्ञानियों द्वारा इसका उपयोग तूफान, चक्रवात, बवंडर का पता लगाने में किया जा सकता है। अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञानी इसका उपयोग से उपग्रहों के पथ और पृथ्वी के धरातल का मानचित्र बना पाते हैं। इसके अलावा हवाई अड्डों, दुकानों के स्वचालित दरवाजे बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, इसी का उपयोग होता है। यह सब इस कारण हो पाता है क्योंकि उत्सर्जित रेडियो तरंगों के रास्ते में आने वाले अवरोधों से प्रकाश तरंगे परावर्तित हो जाती हैं। तो बच्चों, आप बड़े बड़े मॉल में जाते हो, वहाँ ऑटोमेटिकली गेट खुलते हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो वो कैसे हो रहे हैं, वो इसी के द्वारा हो रहे हैं। इसी प्रकार के रेडियो तरंगों का उपयोग करके वो बनाए जाते हैं। तो इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।